सोचिए, किसी भी देश की असली ताकत आखिर बनती कैसे है? सिर्फ सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि उन बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांगों से जो इतिहास का रुख मोड़ देती हैं। आज हम भारत की ऐसी ही कुछ ऐतिहासिक फर्स्ट्स पर नजर डालेंगे। तो इसका जवाब ना अक्सर टेक्नोलॉजी और डिफेंस में उठाए गए उन पहले सबसे ज़रूरी कदमों में ही छिपा होता है। तो आज हम भारत के सफ़र को देखेंगे, खास तौर पर उन 3 बड़ी टेक्नोलॉजिकल कामयाबियों को जिन्होंने देश की तरक्की की कहानी लिख दी। चलिए, इस सफ़र की शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, मॉडर्न साइंस की नींव से, यानी एटॉमिक एनर्जी से। ये जो जगह हम देख रहे हैं, ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सोचिए, 20वीं सदी का वो दौर, भारत एक नया देश था और यहीं पर डॉक्टर होमी जे भाभा की लीडरशिप में देश के बड़े साइंटिफिक सपने सच होने शुरू हुए। तो सवाल ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टर आखिर होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी मशीन है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। पर उस वक्त एक नए देश के लिए इसे बनाना सिर्फ साइंस का प्रोजेक्ट नहीं था, ये आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस और टेक्नोलॉजिकल पावर का एक बहुत बड़ा सिंबल था। और इस रिएक्टर का नाम था अप्सरा। कमाल की बात यह है कि यह सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर था। जाहिर है, इस एक कामयाबी ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। अप्सरा की कहानी से पता चलता है कि सोच कितनी लंबी थी। देखिए, 1956 में ये शुरू हुआ और अगले 5 दशकों तक यानी 50 साल तक ये भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ बना रहा। इसने साइंटिस्ट की एक पूरी जनरेशन को ट्रेन किया और फिर 2009 में जाके एक लंबी और कामयाब सर्विस के बाद इसे बंद किया गया। तो जमीन पर रिसर्च से अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं समंदर का, जहां भारत अपनी ताकत दिखा रहा था। और ये है INS विक्रांत। इसे सिर्फ एक जहाज समझने की गलती मत कीजिएगा, ये भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, एक ऐसा कदम जिसने समंदर में भारत की ताकत का पूरा समीकरण ही बदल दिया। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है? ये समझिए कि समंदर में तैरता हुआ एक पूरा का पूरा एयरबेस है। इसकी वजह से कोई भी नेवी अपने देश की सीमाओं से हजारों मील दूर जाकर भी हवा में अपनी ताकत का लोहा मनवा सकती है। पता है, इसका नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखा गया था, विक्रांत। संस्कृत में इसका मतलब होता है साहसी। तो नाम में ही वो जज्बा, वो इरादा साफ था। अब देखिए, उस जमाने में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों की मदद जरूरी थी, तो इसे यूनाइटेड किंगडम से खरीदा गया और 1961 में ये ऑफिशियली इंडियन नेवी का हिस्सा बन गया। और फिर आया साल 1971। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये वो पल था जब विक्रांत ने दिखाया कि वो क्या कर सकता है। भारत पाकिस्तान जंग के दौरान विक्रांत ने ईस्टर्न फ्रंट पर समंदर से ऐसी घेराबंदी की कि उसने लड़ाई का रुख बदलने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। चलिए, अब समंदर की सतह से और नीचे चलते हैं, लहरों के नीचे, और देखते हैं कि भारत की सबमरीन फ्लीट कैसे तैयार हुई। कहानी का ये हिस्सा ना एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल जंप दिखाता है। एक ही जेनरेशन के अंदर पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से सीधे न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन तक का सफर। तो चलिए, एक तरफ रखते हैं भारत की पहली पारंपरिक सबमरीन INS कावेरी को और दूसरी तरफ पहली न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्र को। सबसे बड़ा फर्क इनके पावर सोर्स में है और यही फर्क इनकी ताकत को जमीन आसमान का बना देता है। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं। एक तरफ है कावेरी, जिसे कह सकते हैं सांस लेने के लिए बार बार सतह पर आना पड़ता था, और दूसरी तरफ है चक्र, जो महीनों, जी हां महीनों तक पानी के नीचे छुपी रह सकती थी। ये सिर्फ डिजाइन का फर्क नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक रेवोल्यूशन था। तो न्यूक्लियर पावर होने का मतलब क्या था? इसका मतलब था जबरदस्त स्टेल्थ और एंड्योरेंस, महीनों तक पानी के नीचे रहने की ये काबिलियत। इसका सीधा मतलब था कि ये दुश्मन की नजरों से ओझल रहकर कहीं भी कभी भी हमला करने के लिए तैयार रह सकती थी, बिल्कुल अदृश्य। तो एक छोटे से रिसर्च रिएक्टर से शुरू करके एक न्यूक्लियर सबमरीन तक का ये सफर आखिर हमें बताता क्या है? देखिए, ये जो पहले कदम थे ना, ये कोई अचानक नहीं उठाए गए। ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। पहला कदम, बेसिक साइंस पर पकड़ बनाओ। दूसरा कदम, समंदर की सतह पर अपनी सीमाओं को महफूज करो। और फिर तीसरा कदम, पानी की गहराइयों में अपना दबदबा कायम करो।
सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन सब कदमों ने मिलकर आज भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता की नींव रखी। इसका मतलब है कि भारत बिना किसी बाहरी दबाव के अपने हितों की रक्षा खुद कर सकता है। तो ये थी वो पहल जिन्होंने गुजरे हुए कल में आज के भारत की तस्वीर बनाई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आने वाले कल की ऐसी बड़ी पहलें क्या होंगी? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होंगी, या फिर साइबर स्पेस में, या शायद